भारत का रास्ता किसान के खेत से होकर गुजरता है। गोवा में ICAR CCARI में वैज्ञानिकों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बड़ा बदलाव किसान की आय में तब आएगा जब किसान कृषि के साथ व्यापार भी करेगा। विकसित भारत बनने का रास्ता किसान के खेत से निकलता है, गांव से निकलता है। और इसीलिए मैं खास आग्रह करूंगा किसान भाई और बहनों से कि आप उत्पादन तक अपने आप को सीमित मत रखो। किसान का काम उत्पादन तक रह गया है। उसके बाद किसान अपने आप को एक तरीके से अलग कर लेता है, तो वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है। किसान को अपने उत्पाद के क्रय विक्रय में भी भागीदारी चाहिए। The farmer must involve thoroughly with marketing of agricultural produce, value addition of agricultural produce. कितने फैक्ट्रियां चलती हैं कृषि उत्पाद के आधार पर। किसान तो उनके उत्पाद का सिर्फ एक ग्राहक बन जाता है। बड़ा बदलाव किसान की आय में तब आएगा तब किसान कृषि का व्यापार भी करेगा। कृषि के अंदर जितने इनपुट आते हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड एवरीथिंग, इम्प्लीमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें भी अपनी भागीदारी करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों में बसती है। उन्होंने पशुधन के महत्व का भी जिक्र किया। भारत की आत्मा किसान और गांव में बसती है। सामाजिक स्थायित्व के हम सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आज के दिन गांव में सब्जी बाहर से आती है, फल बाहर से आता है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। दूसरा, पशुधन। दुनिया के कई देश पशुधन पर आधारित हैं। न्यूजीलैंड जैसे देश को देखिए, जनसंख्या बहुत कम है पर पशुधन काफी है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नई तकनीकी क्यों नहीं ला रहे हैं? और पशुधन के मामले में भी गांव का व्यक्ति सीमित हो गया दूध बेचने के लिए। और उसकी खरीदारी भी कौन करता है? जो आपके दूध की कीमत तय करता है, जो आपके दूध की क्वालिटी तय करता है। वो ये नहीं देखता कि कितने परिश्रम से, कितने लगाव से, कितने संकल्प और सर्जन के साथ आप ये कठिनतम काम करते हैं। पर जब झांकेंगे, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपको किसने रोका है कि दूध की छाछ नहीं बने, दूध का दही नहीं बने, दूध के रसगुल्ले नहीं बने, दूध की रसमलाई नहीं बने, दूध की आइसक्रीम नहीं बने? क्यों नहीं एक इलाके के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि जो उत्पाद होता है उसकी शेयरिंग हो? हमारी प्राचीन सभ्यता की ओर देखिए, प्राचीन अर्थव्यवस्था की ओर देखिए। कोई चीज शायद बाहर से नहीं आती थी। साबुन नहीं आता था, दंत मंजन नहीं आता था, तेल नहीं आता था, घी नहीं आता था, सब्जियां नहीं आती थी, फल नहीं आते थे, सब वहीं होते थे। अब हम पैकेज्ड आइटम की तरफ चले गए। अरे पैकेजिंग करने वाला तो बहुत कमाता है। पहला तो पैकेजिंग का कमाता है, फिर खुद कीमत तय करता है। अंदर वही है जो आपके घर होती है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारत सरकार किसान की बहुत मदद कर रही है, सब्सिडी के रूप में कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक शुरुआत की थी, किसान सम्मान निधि, पर मेरा सभी संस्थाओं से आग्रह रहेगा, आकलन करें कितना अच्छा हो कि किसान को सुविधा मिलने वाली सीधे किसान को मिले, किसी और के माध्यम से न मिले। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, बहुत बड़ी रकम है, 3 लाख करोड़ के आसपास है। आप बैठे हो, आपको शायद महसूस ही नहीं है कि आपको इतनी मदद की जा रही है, पर यह पैसा जो हर किसान के पास सीधा भेजा जाए तो साल का 30-35 हजार रुपया हर किसान का होगा। तो किसान को सरकारी सहायता देने का माध्यम ठीक नहीं है, सीधा किसान को देना चाहिए। इसमें संस्थाओं को आकलन करना चाहिए, तकनीकी रूप से देखना चाहिए, इसके दूरगामी नतीजे होंगे। अमेरिका के किसान परिवार की आय वहां के सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। आश्चर्यवान है कि अमेरिका जो बहुत विकसित राष्ट्र है, वहां सामान्य परिवार की जो आय है और जो सामान्य किसान परिवार की आय है, किसान परिवार की आय ज्यादा है। क्यों? वहां किसान को पूरी सरकारी सहायता सीधे किसान को मिलती है, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं। कि भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने किसान के जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की मंशा को जाहिर कर दिया है, संकल्पित हो गए हैं। देश में जो 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब से उन्होंने चर्चा की है, लंबी चर्चा की है, और लंबी चर्चा का नतीजा ये हुआ कि सब सक्रिय हो गए हैं। आपकी भी संस्थाएं करीब 250 के करीब हैं, बड़ी सक्रिय हो गए हैं। तो मुझे किसान के लिए बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। बट कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोवा राजभवन में आयुर्वेदाचार्य चरक और सर्जरी के जनक सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्य आधारित सत्यापन, डिजिटलीकरण, अनुवाद और उन्हें आधुनिक संदर्भों में इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन पर जोर दिया। Friends, this is a very special occasion. This is a special occasion because first it has happened in Rajbhavan, very innovative, setting a new benchmark, and we are celebrating today those who epitomized knowledge. Charak was a royal physician in Kushan kingdom. Charak is known as father of medicine, and Charak authored Charak Samhita. It is a foundational text for Ayurveda. The other one, Sushrut, father of surgery. Then I had the occasion to see what you had put in paintings. Surgical instruments during those days, so forward looking. And we must always remember, Sushrut was a disciple of Dhanvantri,
another celebrated name. Before I come to our other talented people in history, let us note what has changed recently. Our Atharvaved was a gold mine for health, encyclopedic. But we forgot about it in recent centuries. But a big change took place in this country. A defined new set of governance, returning to our roots. And that was when Indian Prime Minister goes to United Nations, invites attention of the entire world to yoga, as the people all over the globe say so. In the shortest time, largest number of countries supported the move. And now yoga is celebrated in this country. In all countries, it is celebrated in all places where there is sunlight. A gift of Bharat. As I reflected on Atharvaved, we didn't have Ayush ministry. We have it now. These are game-changing situations. So I appeal to everyone, particularly youngsters. You need to know who are the people whom we should look up now. The entire West will be stunned if we learn more about our treasure of knowledge. Then we can talk of people. I said, Charak, Sushrat, Dhanvantri, Jivak, a renowned Ayurvedic physician. And he was Buddha's personal doctor. I am saying so that you can relate to the time zone when these people became functional. When it comes to mathematics and astronomy, Aryabhat, we have named our satellites after him. A great name. And during those times, we had Bodhyan, great mathematician, and we have Varaha Mihira. Let me tell you his fame. He was there when Chandragupta Vikramaditya court was there. And much before, Akbar had 9 jewels. Vikramaditya Chandragupta had it. He was one of those. He was having an observatory at Ujjain during those times. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हम उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो ज्ञान के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि वेदों, उपनिषदों, पुराणों और इतिहासों में झांकने का समय आ गया है। Sushruta, I wouldn't say just a surgeon, first globally known surgeon. And obviously it had to be Bharat. We are a unique civilization. Hardly a country or two can rival us. They are close second, but far second. Long before we came to be abreast of the modern surgical situations, 300 surgical procedures, plastic surgery, cataract removal, fracture management, and even cesarean delivery. Just imagine. We need to take great pride in it. At that point of time, what we call super specialty hospitals, the things they transact in medical science, we had it already. And it is not only that, they put it in writing for academicians. Sushru's writings reflect not just merely anatomical knowledge, but a profound scientific spirit, emphasizing accuracy,
training, hygiene, and patient care. Contemporary surgeons around the world acknowledge the pioneering work and great role of these two great people. And therefore, we are not honoring them because they should have been honored long back. We are indicating to our present generation, we are seeing the writing on the wall. And the writing on the wall is, we are a nation with a difference. Now we are a different nation. We are rediscovering our roots, and we will get rooted in our roots. I strongly focus on alternative medicine because India is the home of alternative medicine. It is being practiced now very extensively, but fortunately in 2014, it has been structured, and structured because there is a new ministry. Those initiatives are taking place. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत संभावनाओं का केंद्र है। I wish to also highlight a particular cultural trait. It is our cultural trait. Within sections of our society, there is a belief anything Indic or ancient is regressive. This trait has no place in modern India. This trait has no place in our times. The world has realized our importance. Time for us also to realize it. We cannot afford a situation to believe West is modern and progressive. Look at the current scenario and you will find it is far from it. India is the center. International Monetary Fund was not wrong. I must have said with great difficulty, we are center of excellence. We are hot spot of golden opportunities, opportunity for investment. And that being the situation, let us believe in Indic situations. West is far behind us. In their own mind, they are learning from us. Friends, India today is at a remarkable juncture. Our ancient wisdom, once confined to manuscripts, and that they were destroyed in Nalanda for weeks together. About 1300 years ago, the fire kept on blazing for weeks in a 9-story building that had lakhs of books. That being the situation, we must go beyond manuscripts and oral traditions. We are a global soft power center now, but every individual has to contribute. I am extremely happy that World Health Organization has recognized it by establishing a global center for traditional medicine in Jamnagar, Gujarat. What a powerful recognition of universal relevance of our systems like Ayurveda. रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश की आर्थिक रफ्तार को गति देने में रेलवे का खास रोल है। रेलवे जोड़ता है नई उम्मीदों को उन्नति से। अब सपने साकार हो रहे हैं, नया आकार ले रहे हैं। अब अरमानों को नई रोशनी देने का काम कर रही है देश की रेल। रेलवे नई राह खोल रहा है विकास की, विकसित भारत की। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। विकसित भारत बनाने का संकल्प समय के साथ और मजबूत हो रहा है। आज भारत में हो रहे
इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अपने ऐतिहासिक किलों, महलों, हवेलियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, कुछ नया रचने, कुछ नया गढ़ने, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त मिसाल कायम करेगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर से देश में 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशंस का लोकार्पण किया। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। खास दिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी का जो मंत्र दिया, वो इस अमृत भारत रेलवे स्टेशंस पर साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक हैं। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी, बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। पहला एक दशक रेलवे के लिहाज से हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। पिछले 10 साल में रेल
अवसंरचना लगातार बेहतर हुई है और ये कोशिश अभी भी जारी है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। पिछले एक दशक में रेलवे में बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में काफी विकास किया है। देश भर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। प्रधानमंत्री ने विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी, नवीन और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के पलाना में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी।
और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओजे पर ही बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा,
एटम बम की गीदड़ बपतियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय क्षेत्र बूंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित बूंदी रेलवे स्टेशन आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित ये स्टेशन न केवल एक सुविधा युक्त यात्री केंद्र है, बल्कि ये नए भारत की नई सोच, नई दृष्टि और प्रगति की तस्वीर भी पेश करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में भी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के साथ उपनगरीय स्टेशनों का तेजी से पुनर्विकास किया जा रहा है। नई रेल सेवाओं की शुरुआत से आमजन को बेहतर आवागमन की सुविधा मिली है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में बेहतरीन रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के साथ ही हमारा कोटा बूंदी औद्योगिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।